नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सीडीपी के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास के सिद्धांत की चर्चा आज के खंड में की जाएगी। और नैतिक विकास के सिद्धांत में दो मनोवैज्ञानिक जीन प्याजे और कोहल वर्ग, इन दो मनोवैज्ञानिक के सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। अर्थात इनके मुख्य खंड कौन से हैं जहां से आपके यूपी टेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले जीन प्याजे के नैतिक विकास सिद्धांत की बात करते हैं। तो जीन प्याजे का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने जो नियम का प्रतिपादन किया, उसके लिए नियम, दोष, पाप, अधिकार, अत्याचार आदि के आधार पर उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाई और उस कहानियों के आधार पर उन्होंने जो मूल्यांकन किया, समानता और परनिर्भरता को ध्यान में रखकर बच्चों का साक्षात्कार लिया और साक्षात्कार से जो परिणाम उनको मिला उसे विश्लेषित किया, अर्थात उसका विश्लेषण किया। उस परिणाम का विश्लेषण कर उन्होंने 3 स्तरों पर विकास अर्थात 3 स्तरों पर नैतिक विकास की बात की और यही 3 स्तर उनके 3 मुख्य नियम के रूप में उल्लिखित हुए। यानी उन्होंने जो नैतिक विकास के 3 मुख्य नियम की बात की, उन 3 स्तरों के संबंध में कैसे प्राप्त हुआ कि उन्होंने नियम, दोष, पाप, अधिकार, अत्याचार पर आधारित मूल्यांकन बच्चों का किया, समानता पर निर्भरता को ध्यान में रखकर, और फिर बच्चों का साक्षात्कार के आधार पर जो परिणाम मिला उसे विश्लेषित कर 3 स्तरों पर नैतिक विकास की बात की और उन्हीं को 3 मुख्य नियमों के रूप में दिया। तो इनके आधार पर मुख्य जो रूप थे कि जीन प्याजे ने 3 ऊपर के यानी उपर्युक्त आधार पर मुख्य नियमों का उल्लेख किया। वो 3 मुख्य नियम कौन से थे? पहला था नैतिक यथार्थता, पहला, दूसरा आपका था नैतिक समानता और तीसरा था नैतिक सापेक्षता। तो नैतिक यथार्थता की जब हम बात करते हैं तो ये जन्म से 7 या 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और नैतिक समानता 7 या 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष, और नैतिक सापेक्षता 12 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए। तो इन्होंने ये 3 जो प्रमुख नियम दिए, 3 स्तर बताए। तो इन तीनों नियमों की हम बात करते हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या चीजें बताई। तो नैतिक विषमता की बात हम कर रहे हैं कि विषम नैतिकता या नैतिक यथार्थता या इसी को व्यवस्था की नैतिकता भी कहा। कभी कभी प्रश्न यहीं से पूछ लेता है कि नैतिक यथार्थता जो है वह भिन्न अन्य नामों से, तो उसी को विषम नैतिकता या व्यवस्था की नैतिकता भी कहते हैं। यह जन्म से 7 या 8 वर्ष तक की अवधि में होता है। इसके अंतर्गत बच्चों में नैतिकता जो होती है वो अन्यों के द्वारा स्थापित नियमों पर आधारित होती है। अर्थात अन्यों, यहाँ पर मुख्य क्या है? अन्यों के द्वारा। अब वह अन्य परिवार के बड़े हो सकते हैं, मुखिया हो सकते हैं, या इस तरह विद्यालय में जो उनको उनसे बड़े होते, उनके द्वारा जो भी नियम बनाए जाते हैं वही उनके लिए नियम नैतिकता का मूल्य होते हैं। फिर दूसरी चीज, नियमों, उत्तरदायित्वों, निर्देशों को अपरिवर्तनीय, अविचारणीय और निरपेक्ष माना जाता है और यथावत आज्ञा पालन की आशा की जाती है। अर्थात जो बड़ों के द्वारा नियम बनाया गया, अभी जैसे हमने ऊपर देखा कि बड़ों द्वारा जो भी नियम बनाया जाता है वह कैसा होता है? वह अपरिवर्तनीय है, अविचारणीय है और निरपेक्ष माना गया। और यथावत आज्ञा पालन यानी उसमें कोई संशोधन नहीं, जैसा बड़ों का आदेश है, बड़ों का निर्देश है या बड़ों की इच्छा, उसी के अनुसार उन्हें कार्य करना होता है। बालक अपने स्वहित के भाव से स्वमेव नियमों का पालन करते हैं। अपने स्वहित के भाव से वह स्वमेव नियमों का पालन करते हैं, अर्थात उसमें उनको अपना हित दिखाई देता है और इसीलिए वह स्वयं से ही उसका पालन करते हैं। पूर्णतः सही या गलत
उद्देश्य के आधार पर नहीं बल्कि परिणाम के आधार पर वो पालन करते हैं। जो नियम पालन की बात हम करते हैं तो वह नियम पालन इस आशय पर नहीं करते कि वह सही उद्देश्य से के आधार पर या गलत उद्देश्य, इस पर उनका कोई मतलब नहीं, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो परिणाम के आधार पर यानी उससे होने वाले परिणाम को ध्यान में रखकर वह नियम का पालन करते हैं। अब नैतिक यथार्थता की जब हम बात करते हैं तो नैतिक यथार्थता के दो मूल स्रोत हैं। पहला आपका बालकों की बौद्धिक संरचना, और तो इसके अंतर्गत बालकों का अहम केंद्रीय भाव यानी ईगो सेंट्रलाइजेशन इन चिल्ड्रन की बात हम करते हैं तो घटना के संबंध में व्यक्तियों के विचार वही हैं जो बच्चों के हैं। ये कहने का मतलब जो बच्चे सोचते हैं वही बड़े भी, यानी उस संबंध में अन्य व्यक्तियों के विचार वही हैं जो बच्चों के विचार हैं। दूसरा, विचारों की वास्तविकताएं, अर्थात विचारों की वास्तविकताएं विचारों या नियमों को भौतिक वस्तुओं के समान मानने से है। वह विचार हो या नियम हो उसको किस रूप में मानते हैं, उसे एक भौतिक वस्तु के रूप में वह उसे स्वीकार करते हैं। इसके बाद उनके स्वयं के अनुभव, पहला था बौद्धिक संरचनाएं और दूसरा क्या है, दूसरा है उनके स्वयं के अनुभव। तो प्रौढ़ों के दबाव में उनका नियंत्रण होता है और उस नियंत्रण का वो क्या करते हैं, जैसा है वैसा ही, अर्थात बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चिंतन के, बिना किसी सोच विचार के वह उसका अंधानुकरण करते हैं। अंधानुकरण करेंगे और अधिकारों में अंतर जो है वो माता पिता के प्रति सम्मान, यहीं से वो दिखाई देता है, अधिकारों में अंतर की बात करते हैं। उसके बाद ये आपकी स्थिति आती है कि आत्म केंद्रित से सहयोगात्मक की ओर, पहली अवस्था तर्क वितर्क। तो यहां पहले में क्या है, वह आत्म केंद्रित अपने स्वमेव हित की बात करता है, लेकिन जब अगले में जाता है तो वह सहयोगात्मक रूप की ओर चलता है। नैतिक समानता दूसरा हमारा, दूसरा स्तर जीन प्याजे का बताया हुआ। यह अवस्था 7 या 8 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 12 वर्ष की आयु तक चलती है। 7 या 8 वर्ष की आयु से 12 वर्ष की आयु तक इसकी अवधि होती है। और यह जो बात होती है कि समवयस्क बच्चों के साथ, समवयस्क का मतलब हम उम्र बच्चों के साथ बढ़ती अंतरक्रियाओं का परिणाम होती है। जो अंतरक्रियाएं होती हैं तो यह उनका परिणाम होती है। तो अब यहां पर जब हम बात करते हैं कि अंतरक्रियाओं में बढ़ती परिणाम की बात करते हैं तो यहाँ जो अंतरक्रियाएं होती हैं यानी उनके बीच जो इंटरेक्शन होता है, किनके बीच, बालकों के जो हम उम्र पीयर ग्रुप्स हैं, समवयस्क बच्चे हैं, वह समानता और लेन देन पर आधारित होती है। यानी यह अंतरक्रिया का जो आधार होता है, बेस होता है, वह समानता पर होगा और लेन देन पर आधारित होगा जिसके कारण खेलों के प्रति आत्म केंद्रित भाव जो होता है वह सहयोगात्मकता की ओर उन्मुख हो जाती है। जो बच्चा अभी तक आत्म केंद्रित था अब वह किधर चला जाएगा, वह सहयोगात्मक प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हो जाएगा। इस प्रकार का विकास तब होता है जब बालकों में अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को ग्रहण करने तथा जटिल मान्यताओं को समझने की योग्यता विकसित हो रही होती है। तो ये दूसरे स्तर की बात हुई। फिर तीसरे स्तर की बात हम करते हैं नैतिक सापेक्षता, या इसी को सहयोगात्मक नैतिकता का स्तर भी कहते हैं। और यह अवस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है, अर्थात 12 वर्ष से ऊपर यह अवस्था चलती है। मुख्यतः समानता पर आधारित, यहां विशेष ध्यान रखिए, मुख्यतः समानता पर आधारित तथा वितरित न्याय की समानता के प्रत्यय पर बल इस स्तर पर परिस्थितियों, उद्देश्यों तथा मनोभाव को नैतिक निर्णय देते और लेते समय विशेष रूप में ध्यान में रखा जाता है। अर्थात कोई भी नैतिक निर्णय लेते हैं या देते हैं तो उसमें किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, उसमें जो परिस्थितियां हैं, किस परिस्थिति के वश में है या किस परिस्थिति के कारण है, उसका उद्देश्य क्या है, या मनोभाव
को नैतिक निर्णय लेते समय और या नैतिक निर्णय देते समय हम विशेष रूप से ध्यान में रखते हैं। तो नियमों को सामाजिक अंतरक्रिया, जो भी नियम हैं वो सामाजिक अंतरक्रिया तथा आम सहमति के आधार पर निर्मित माना जाता है। यानी यहां पर जो सामाजिक अंतरक्रिया की बात कर रहा है, जो बच्चे में सामाजिक अंतरक्रिया और साथ ही साथ आम सहमति, यानी सब में वह सहमति से बना हो, इन दोनों के आधार पर माना जाता है। और यह जो निर्मित होगा वह कैसा होगा, परिस्थिति, वातावरण, उद्देश्य के अनुसार परिवर्तनीय होता है, अर्थात उसमें परिवर्तन हो सकता है। बालक या किशोर नैतिक निर्णयों के संबंध में अपने स्वयं के नियम या कार्यों की व्याख्या के आधार पर बनाना शुरू कर देते हैं। अर्थात बच्चे अब अपने स्वयं के नियम, कार्यों की व्याख्या के आधार पर, किसके आधार पर, स्वयं के नियम को वो बनाता है, किस आधार पर, कार्यों की व्याख्या के आधार पर वह बनाना शुरू कर देते हैं। अब सामाजिक अंतरक्रिया की बात करते हैं। तो बालक की सामाजिक अंतरक्रिया कहाँ से, पहले वो सबसे पहले कहाँ शुरू करता है, परिवार। परिवार के बाद वह क्रीड़ा समूह, फिर अपनी नेबरिंग यानी नेबरहुड, पास पड़ोस, फिर वह विद्यालय जाता है और फिर वह समाज में अंतरक्रिया का करता है। अब यहां पर अगर हम तीनों स्तर या तीनों नियमों की बात करें तो इस स्थिति में बच्चे की क्या स्थिति होती है। पहला जो नैतिक यथार्थता है, यहां पर बच्चा क्या करता है, वह अंधानुकरण की बात करता है। नैतिक समानता में क्या होता है, वह बालक नियमों की व्याख्या शुरू कर देता है। और नैतिक सापेक्षता में बालक कार्यों की व्याख्या के आधार पर नियमों का पालन करता है। तो ये हमारा क्या था, ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत था। अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम चर्चा करने चल रहे हैं किसकी, कोहल वर्ग के। तो दूसरा नैतिक का सिद्धांत, वैसे अगर आपका ये प्रश्न आता है कि नैतिक विकास से संबंधित है, तो अगर मनोवैज्ञानिकों का नाम पूछता है कि नैतिक विकास से संबंधित हैं, तो उसमें नाम किसका आएगा, उसमें नाम कोहल वर्ग का आएगा। भले ही जीन पियाजे ने भी नैतिक विकास के नियम को दिया, लेकिन कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत ही अगर प्रश्न पूछा जाता है तो नाम हमको किसका देना है, कोहल वर्ग का। तो कोहल वर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया, इसकी पृष्ठभूमि को समझ लें कि 10 वर्ष से 16 वर्ष की आयु के बालकों के सामने इन्होंने कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया। यानी जो मॉरल डायनेमा की बात हम करते हैं, नैतिक दुविधा की बात करते हैं, तो इन्होंने जो नैतिक दुविधा उत्पन्न की, किसके सम्मुख, नैतिक दुविधा को इन्होंने उत्पन्न किया, किस रूप में, कहानियों के रूप में। यानी बच्चों को कहानियां सुनाई। और ये नैतिक दुविधा किनको दिया, 10 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों के सामने नैतिक दुविधा उत्पन्न किया, किससे, कहानियों के माध्यम से। तो यहां पर इन दुविधाओं पर आधारित उन्होंने साक्षात्कार लिया। जो ये दुविधाएं उत्पन्न हुई, इन दुविधाओं पर कोहल वर्ग ने क्या किया, इस पर उन्होंने साक्षात्कार लिया और प्राप्त सूचना, भाई साक्षात्कार लिया तो उससे उनको डाटा मिला, सूचनाएं मिली, उन सूचनाओं को विश्लेषण किया और उसके आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत के आधार पर, यानी जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने 3 स्तर और 7 सोपान का उल्लेख किया है। 3 स्तर और 7 सोपान का उल्लेख किया। एक प्रश्न तो आपका यहीं से बनता है कि 3 स्तर और 7 सोपान। तो यहां एक चीज और, अब आजकल मनोवैज्ञानिकों ने इसे 7 सोपान के स्थान पर 6 सोपान की बात करते हैं। तो यहां 7 सोपान कौन से दिए हैं कोहल वर्ग ने और 6 की चर्चा क्यों करते हैं, हम इसकी भी चर्चा करते हैं। जैसे यहां पर स्तर और अवस्थाएं हैं, इन स्तरों में ही विभिन्न सोपानों को उल्लेखित किया।
तो स्तर या अवस्थाएं और चरण की बात हम करते हैं तो पूर्व परंपरागत स्तर इन्होंने पहला दिया, या इसी को लौकिक स्तर भी कहते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका इसके अंदर जो चरण दिया, उन्होंने चरण का नाम जो शुरू किया वह शून्य से शुरू किया। तो शून्य, एक, दो। उसी तरह आगे हम बात करेंगे तो इसमें आपका ये पूर्व परंपरागत है। फिर हम परंपरागत की बात करेंगे, दूसरा स्तर और तीसरा स्तर। ये पहला पूर्व परंपरागत है, दूसरा स्तर हमारा परंपरागत स्तर होगा। इसमें इन्होंने दो चरण की बात की है, और तीसरा उत्तर परंपरागत स्तर, ये तीसरा स्तर या अवस्था की बात की तो इसमें भी इन्होंने दो चरण। तो दो दो और ये तीन मिला के सात। लेकिन अगर क्रम से चलेंगे तो इसमें आपका जो चरण बनता है उस चरण में बात करें तो परंपरागत में यहां पर तीसरा और चौथा चरण, और इसमें आपका पांचवा और छठा चरण। तो अब आज के मनोवैज्ञानिक शून्य चरण को सोपान में नहीं सम्मिलित कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कहते हैं कि इसमें कोई भी नैतिकता का भाव नहीं होता। आत्मकेंद्रित निर्णय की बात हम करते हैं, आत्मकेंद्रित निर्णय का जो चरण है उसमें कोई आपका भाव नहीं होता। इसलिए कोहल वर्ग महोदय ने भी इसको शून्य चरण का नाम दिया। चरण एक जो कहते हैं वो आपका दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता की बात करते हैं। तो यहां आप देखिए, तो ये आपके खंड हैं। अब एक एक की मैं बात करता हूं। जैसे पूर्व परंपरागत स्तर है, तो पूर्व परंपरागत स्तर पर अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप में, यानी आत्म केंद्रित की बात हम करते हैं, अपनी आवश्यकताओं के रूप में चिंतन, अर्थात वह आत्म केंद्रित की बात करते हैं। यानी जैसे उसकी आवश्यकता होगी उसी आधार पर चिंतन करेगा, आवश्यकता पूर्ति के लिए चिंतन करेगा। आवश्यकताओं के अनुरूप का मतलब यहां हम कह सकते हैं कि जो बालक की आवश्यकता होगी उसी के आधार पर उसका चिंतन होगा, या ये कह दें कि इसी के आधार पर उसका जो भी कार्य होगा वह, या उसका जो निर्णय होगा, यह सारी चीजें निर्भर किस पर करेंगी, जैसी उसकी आवश्यकता होगी। नैतिक दुविधा के प्रश्न का उत्तर, अब यहां पर जो भी वह कार्य करेगा, चिंतन या उसका जो उत्तर होगा वो भी आवश्यकता के अनुरूप होगा, और कार्यों से होने वाले लाभ या हानि पर आधारित उसका निर्णय होता है। ये पूर्व परंपरागत स्तर की बात कर रहे हैं। अब यहां पर इसके अंतर्गत आपको तीन चरण की बात, जैसे हमने कहा कि आत्म केंद्रित निर्णय, अगर हम यहां पर बात करें किसकी, जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को भी अगर इसके साथ जोड़ें तो जो पूर्व संक्रियावस्था है, पूर्व संक्रियावस्था वह इस सोपान में चलता है कि बालक उस कार्य को करना पसंद करते हैं अथवा उस वस्तु को जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं, या उस व्यक्ति को जो उनकी सहायता करते हैं को अच्छा समझते हैं। भाई, जिसे वो पाना चाहते हैं या जिस कार्य को वो करना पसंद करते हैं या जो व्यक्ति उनकी सहायता करता है उसे अच्छा समझते हैं। और बालकों में अपनी इच्छा अनिच्छा अथवा पसंद नापसंद से हटकर नियमों या दायित्वों का कोई विचार नहीं होता, क्योंकि इस स्तर पर बच्चा क्या है, पूरी तरह से आत्म केंद्रित है। बच्चा कैसे है, पूरी तरह से आत्म केंद्रित है, अर्थात वह स्वयं के हित या स्वयं की इच्छा या स्वयं की आवश्यकता, सिर्फ इसी पर आधारित वह कार्य करता है। इसीलिए इस चरण को उन्होंने क्या कहा, इसे उन्होंने शून्य चरण कहा। यहां पर किसी भी प्रकार की नैतिकता का कोई विचार नहीं होता। वही चीज यहां पे लिखा गया है कि पसंद नापसंद से हटकर नियमों तथा दायित्वों का कोई विचार नहीं होता। इसके बाद आपका दूसरा चरण आता है। ये आपका चरण कौन सा है, चरण एक, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता।
अर्थात यहाँ पर दंड और के आधार पर आज्ञा पालन। तो बालक बड़े व्यक्तियों अथवा अधिकार संपन्न व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले दंड से बचने के प्रति चिंतित रहते हैं। यानी हमको बड़ों के द्वारा या अधिकार संपन्न व्यक्ति जो है उससे कोई दंड ना मिले, इसके प्रति चिंतित रहते हैं। और किसी कार्य के करने पर होने वाले स्थूल परिणाम उस कार्य को अच्छा या बुरा निर्धारित करते हैं। यानी उस कार्य से क्या स्थूल परिणाम प्राप्त होगा वह निर्धारित करेगा कि वह कार्य अच्छा है या बुरा है। और अधिकार या शक्ति ही कार्य को उचित या अनुचित ठहराते हैं। अर्थात जिसके पास अधिकार होगा, जिसके पास शक्ति होगी, वही कार्य को उचित या अनुचित ठहराते हैं। इसके बाद फिर अगला आपका आता है चरण 2। तो चरण 2 में यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तो ये आपका किससे संबंधित है? मूर्त संक्रियावस्था से। ये भी आपका एक प्रश्न बनता है कंपैरेटिव कि इनके किस सोपान का संबंध जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत से है, किस अवस्था से है। तो यहां पर जो यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता की बात करते हैं, यंत्रवत सापेक्ष की बात हम कर रहे हैं कि बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तब ही करना चाहते हैं जब वे उनकी पूर्ति कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। अर्थात जब उनको ये लगेगा कि हाँ इस कार्य को हम संपन्न कर लेंगे, पूर्ण कर लेंगे, तभी वह उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करना चाहता है। और प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को देखना होता है। इस स्तर में सोपान में मानना है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है या बालक है उसे स्वयं को देखना होता है। और कोई भी व्यक्ति केवल उन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायी होता है जो उनकी सहायता करते हैं। अर्थात जो संबंध है, संबंध स्थूल पर निर्भरता से बनते हैं, ना कि सभी के प्रति निष्ठा, न्याय, समर्पण के भाव से। इन सबके पीछे कारण क्या है कि वे स्वलाभ से प्रोत्साहित होते हैं। अर्थात जहां उनको यानी बालक को स्वयं लाभ मिलेगा, बालक को ये लगेगा कि मुझे ही लाभ मिलना है, तब उसके प्रति वो प्रोत्साहित होते हैं। और इसीलिए कहा गया कि संबंध जो बनते हैं वो स्थूल पर निर्भरता से बनते हैं, ना कि किसी के प्रति निष्ठा, न्याय, समर्पण के भाव से। क्योंकि ये भाव इनमें नहीं है। इनमें क्या है कि वह नियमों को यंत्रवत देखता है। इसका जो सबसे बड़ी खासियत है वह क्या है कि वह बालक नियम को किस रूप में देखता है? नियम को यंत्रवत देखता है, एक यंत्र की भांति नियमों को देखता है। फिर अगला दूसरा स्तर, पहला स्तर था पूर्व परंपरागत, अब दूसरा स्तर हमारा कौन सा है? दूसरा स्तर परंपरागत स्तर। तो बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं। अभी तक वह स्वयं के प्रति था, यहां पर अब क्या है? बाह्य सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने में रुचि लेते हैं। तो परंपरागत नियमों और दायित्वों के प्रति जो भी परंपरागत नियम है और बालक के अपने दायित्व हैं, समर्थन तथा औचित्य का भाव रखता है। यानी उसके प्रति अपना समर्थन और औचित्य भी रखता है। तो अब इसके अंतर्गत आपके जो चरण की हम बात करते हैं, ये है आपका चरण तीसरा। चरण 3 कि परस्पर एक रूप अभिमुखता, ये अमूर्त संक्रियावस्था को दिखाता है। अर्थात यहां एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन की बात हम करेंगे कि बालक अच्छा बनकर दूसरे व्यक्तियों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लाइन पर कई बार प्रश्न आया जा चुका है कि बालक दूसरों की नजर में, दूसरों के समक्ष अपने को अच्छा बनकर, या युवक युवती अपने को दूसरों के सम्मुख अच्छा प्रदर्शित करते हैं, किस अवस्था से संबंधित है, किस चरण से? तो परस्पर एक रूप अभिमुखता से है। दूसरे व्यक्तियों के भावों, इरादों को ध्यान में रखने की आवश्यकता के प्रति सजग रहते हैं। यानी सामने वाले व्यक्ति के भाव क्या हैं और उनके इरादे क्या हैं, उनको भी वो ध्यान में रखकर, या यूं कह दें कि उसके प्रति सतर्क रहते हैं कि उसी के अनुसार वह कार्य करे। इस सोपान पर सहयोग को, यह लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है, इस सोपान पर
सहयोग को सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार करते हैं। ये लाइन आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी आपके कई प्रश्न कई बार आ चुका है कि किस सोपान में सहयोग को सर्वोत्तम आचरण के रूप में स्वीकार करते हैं, तो वह सोपान कौन है? परस्पर एक रूप अभिमुखता। फिर अगला आपका आता है चरण चौथा, यानी चरण 4, अधिकार संरक्षण अभिमुखता। ये भी अमूर्त संक्रियावस्था से संबंधित है। इसमें सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत नियमों और दायित्वों के अनुरूप कार्य करने की भावना से प्रोत्साहित रहते हैं और सर्वहित दृष्टि की भावना बनाए रखना चाहते हैं, यानी सभी का हो हित हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात हम कर सकते हैं। और नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था होती है। इसमें ये लाइन आपका किस नैतिकता का आधार सामाजिक व्यवस्था किस चरण में होती है? वह अधिकार संरक्षण अभिमुखता। अब तीसरे स्तर की हम बात करते हैं, तो तीसरा स्तर हमारा है उत्तर परंपरागत स्तर। यह भी अमूर्त संक्रियावस्था से संबंधित है। इसके अंतर्गत नैतिक मूल्यों व सिद्धांतों को परिभाषित करने का प्रयास करता है, यानी अब परिस्थिति के अनुसार, मूल्य के अनुसार, या जो उसके उद्देश्य हैं, मनोभाव है, उनके आधार पर अब नैतिक मूल्यों का बालक क्या करता है या बालिका उसे परिभाषित करने का प्रयास करता है। स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा और अनुकरण की भावना होती है। जो स्वनिर्धारित नैतिक यानी स्वयं के द्वारा अपनी नैतिक सिद्धांतों का जो सृजन करते हैं, उसके प्रति निष्ठा और अनुकरण की भावना रखते हैं। अब इस तरह हम बात करते हैं, हमारा अगला जो है वो चरण 5, सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुखता है। सामाजिक अनुबंध ही है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, सामाजिक समझौते की बात कर रहे हैं। तो उचित कार्यों को आलोचनात्मक ढंग से परखकर समस्त समुदाय के द्वारा स्वीकृत किए गए सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों व मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। यानी वह जो भी कार्य है उनकी आलोचनात्मक ढंग से, यानी वह उसके गुण दोष को ध्यान में रखकर उन आलोचनात्मक का आशय क्या है यहाँ पर, वह उनके गुण दोष के आधार पर परख कर, यानी उसकी कसौटी पर कस कर समस्त समुदाय द्वारा स्वीकृत किए गए, यानी जो पूरा हमारा सोसाइटी है उसके द्वारा जो भी अप्रूव्ड है, स्वीकृत है, उन सामान्य व्यक्तिगत अधिकारों और मानदंडों के रूप में परिभाषित करने की प्रवृत्ति आ जाती है। समाज में आम सहमति क्या है, यानी ये वो देखता है कि समाज सभी लोगों का क्या सहमति है के अलावा नियमों को सामाजिक उपयोगिता के तार्किक विचार विमर्श के आधार पर परिवर्तित करने की संभावना रहती है। अर्थात लोगों की आम सहमति क्या है ये तो है ही है, इसके अतिरिक्त भी नियमों को जो सामाजिक यानी इस समाज के लिए उपयोगी है अथवा नहीं, इस पर वह तार्किक विचार विमर्श करता है, तार्किक चिंतन करता है और उसके आधार पर उसे परिवर्तित करने की भी संभावना रहती है कि वह उसे देखेगा कि अगर समाज के हित में नहीं है तो वह उस नियम में बदलाव कर देगा। इसके बाद अंतिम चरण आपका आता है चरण 6। वैसे तो क्रम में देखें तो ये 7वां चरण है, लेकिन कोहल वर्ग ने पहले चरण को शून्य चरण कहा और इस तरह ये 6ठा चरण है। चरण 6 क्या है? सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। तो उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्मित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता एवं एकता या एक रूपता से युक्त होते हैं। ये सिद्धांत नैतिक बोध से युक्त होते हैं। तो यहां उचित अनुचित का निर्णय वह ऐसे स्वनिर्मित नैतिक सिद्धांत के, यानी जो स्वयं के द्वारा नैतिक सिद्धांत निर्मित किया है उसके आधार पर करेगा कि जो तार्किक हो, व्यापक हो, सार्वभौमिक हो, एक रूपता से युक्त हो और यह सभी यानी यह सिद्धांत जो है वो नैतिक बोध से युक्त होते हैं। अब हम इसमें आपसे बात करने चल रहे हैं कि एक नैतिक प्रश्न है। तो नैतिक प्रश्न आपके सामने है और फिर यहां पर हम बात करते हैं इस नैतिक प्रश्न की कि माना
आपकी माँ सख्त बीमार है, रात्रि 11:30 बजे डॉक्टर ने दवा लेने के लिए कोई दवा बताई कि आप बाजार से दवा खरीदने जाते हैं, परंतु सभी दुकानें बंद हैं। फिर आपको याद आता है कि डॉक्टर का कहना है कि दवा तुरंत चाहिए वरना माँ का स्वर्गवास हो सकता है। ऐसी स्थिति में क्या आप अपने किसी मित्र जो शहर में कहीं दूर रहता है की दुकान का ताला तोड़कर दवा लेना चाहेंगे? कारण सहित बताना है हर सोपान पर। तो ओवरऑल मिला के हम आपको एक बार पुनः प्रश्न को समझाएं कि माँ बीमार है, डॉक्टर का कहना है कि ये दवा तुरंत चाहिए, जाइए बाजार से लाइए नहीं तो माँ का स्वर्गवास होगा। मार्केट जाते हैं, दुकानें सारी बंद हैं। फिर आपको याद आता है कि आपके एक मित्र हैं जो शहर से बहुत दूर रहते हैं, उनकी दुकान है, क्या दुकान का ताला तोड़कर आप दवा लेना चाहेंगे? अब कारण सहित हमको बताना है। तो अब यहां पर जो हमारा रूप होगा इसमें अब आप ये देखेंगे कि जितने भी हमारे चरण हैं, चरण 0 से लेकर चरण 6 तक, कि उसमें उत्तर आपका हां है तो क्यों अर्थात कारण देंगे, और नहीं है तो क्यों इसका कारण देंगे। इस पर आप विचार करिएगा और फिर हम इसके प्रश्न के रूप में आपके सामने अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अब यहां कुछ प्रश्न और आपके सामने मैं रखता हूं कि बालक दूसरे व्यक्तियों के भावों एवं इरादों का ध्यान रखने की आवश्यकता के प्रति सजग रहते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार यह स्थिति परस्पर एक रूप अभिमुखता के अंतर्गत आता है जो परिलक्षित करता है स्थूल पर निर्भरता, स्वीकृत नियमों एवं दायित्वों के अनुरूप, व्यक्तिगत अधिकारों एवं मानदंडों के रूप में या सर्वोत्तम आचरण के रूप में। तो यहाँ प्रश्न आपका जो कह रहा है कि भावों एवं इरादों का ध्यान रखने की आवश्यकता के प्रति सजग रहते हैं और यह परस्पर एक रूप अभिमुखता के अंतर्गत आता है जो परिलक्षित करता है कि उस समय के बालक का सर्वोत्तम आचरण के रूप में सहयोग। मैंने इस पे आपको लाइन पे बताया भी था कि बहुत बार पूछा गया है, तो इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। फिर एक प्रश्न और आपको देते हैं कि कोहल वर्ग के अनुसार तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता तथा एक रूपता से युक्त ये सिद्धांत अमूर्त एवं नैतिक बोध से युक्त होते हैं, संबंधित है सामाजिक विधि अनुबंधन सिद्धांत से, अधिकार संरक्षण से, सार्वभौमिक नैतिक से या आत्म केंद्रित से। तो जब हम ये बात करते हैं कि तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता, एक रूपता से युक्त और नैतिक बोध से युक्त होते हैं, तो वह हमारा अंतिम सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की बात हम करते हैं, वह इससे संबंधित होगा। एक प्रश्न और हम लेते हैं कि किसी भी परिस्थिति में दूसरे की वस्तु नहीं उठाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से पुलिस दंड दे सकती है। तो यह किससे संबंधित है? यह दंड एवं आज्ञा पालन से संबंधित है। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। एक दो प्रश्न और आपको मैं करा देता हूं, जैसे यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से संबंधित है। देखिए हर सोपान पर मैंने आपको दिखाया था कि किस जीन प्याजे के संज्ञानात्मक के किस अवस्था से संबंधित है, उसी संबंधित प्रश्न कर रहा हूं कि जो हमारी यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित होगा? यह मूर्त संक्रिया। क्योंकि यंत्र क्या है, वो कंक्रीट की बात करता है, तो वह मूर्त संक्रिया अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज से संबंधित होगा और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। कोहल वर्ग द्वारा उल्लेखित व्यक्ति उचित अनुचित का निर्णय ऐसे स्वनिर्धारित नैतिक सिद्धांतों के आधार पर करता है जो तार्किक व्यापकता, सार्वभौमिकता या एक रूपता से युक्त होते हैं। संबंधित है नैतिक सापेक्षता, स्वतः नैतिकता, सहयोगात्मक नैतिकता। तो यह उपरोक्त सभी ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये सभी नाम एक ही अवस्था या एक ही सिद्धांत के नाम के उपनाम हैं। जीन प्याजे की नैतिक यथार्थता, जीन प्याजे की नैतिक यथार्थता संज्ञानात्मक विकास अवस्था के समान है। यानी किस अवस्था के समान है? संवेदनात्मक गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रिया अवस्था या मूर्त संक्रिया।
तो नैतिक यथार्थता जो है वो किससे संबंधित है? वह पूर्व क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करते हैं, यह इससे संबंधित है। और दूसरा विकल्प क्या होगा? हमारा आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न, परिस्थितियों, उद्देश्यों तथा मनोभावों को नैतिक निर्णय देते समय जीन पियाजे ने किस अवस्था या स्तर में विशेष रूप से ध्यान में रखने की बात की? तो वह नैतिक सापेक्षता के अंतर्गत बात की, और ये आपका आंसर होगा। तो दोस्तों, आज हमने नैतिक विकास सिद्धांत की बात की, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? भाषा विकास की बात करेंगे। पहले भाषा विकास से संबंधित बात करेंगे, फिर इसी में भाषा विकास में ही हम नॉम चॉम्स्की के भाषा विकास सिद्धांत की भी चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।